नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में लाखों लोगों की भीड़ को किया संबोधित। 1100 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री धामी की थपथपाई पीठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार से फूका चुनावी बिगुल। कहा 27 में तीसरी बार बीजेपी लहराएगी जीत का परचम। भरे मंच से विपक्ष पर किए वार। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर माननीयों के सवाल तैयार। विधायक विनोद कंडारी बोले, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे जनप्रतिनिधि। हर सवाल का जवाब देगी सरकार। और चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। परिवहन विभाग ने किया वाहनों में ट्रिप कार्ड लगाना अनिवार्य। यूकाडा का सुरक्षित हेली सेवाओं पर फोकस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने विपक्षी दलों को साफ संदेश दिया कि तीसरी बार भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लाखों की भीड़ से बीजेपी ने चुनावी आगाज किया, तो वहीं कांग्रेस असमंजस में नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में अमित शाह की बड़ी जनसभा, लाखों की भीड़ से बीजेपी का चुनावी आगाज। विपक्ष को दिया इशारा, उत्तराखंड में बीजेपी दोबारा। असमंजस में कांग्रेस, दिलचस्प होगी 27 की रेस। उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार में बड़ी जनसभा करना एक बड़ा संदेश दे गया। लाखों की भीड़ से बीजेपी ने चुनावी आगाज किया। जनसभा में जुटी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चुनावी सप्ताह चल रहा हो। मंच पर खड़े होकर अमित शाह ने विपक्ष को साफ संदेश दे दिया कि उत्तराखंड में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरिद्वार, जिसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, हरिद्वार प्रदेश का वो हिस्सा है जो पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों की नब्ज को एक साथ जोड़ता है। माना जा रहा है कि हरिद्वार में अमित शाह की गूंज का सीधा असर उत्तराखंड की जनता पर पड़ने वाला है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आज हरिद्वार में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से समझा जा सकता है कि भले ही कार्यक्रम धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित हुआ हो, लेकिन बीजेपी का मैसेज साफ है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी सरकार 3.0 बनाना। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही। अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया। इस कार्यक्रम के जरिए गृह मंत्री ने बीजेपी नेताओं को एक मंच पर लाकर पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया और पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी की खबरों पर भी ब्रेक लगा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज के साथ 2027 चुनाव में जाने का जिक्र किया। मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के
विकास के 9 साल, ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। बता दें कि गृह मंत्री ने मंच से एनआरसी का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि 5 लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी दिया और हिंदू परंपराओं के संरक्षण में लिए गए फैसलों को गिनाकर बीजेपी की लाइन को न सिर्फ साफ किया बल्कि मैसेज अपने कोर वोट बैंक को भी दे दिया, जो बीजेपी के लिए इस चुनावी रण में राजनीतिक स्थिरता के लिए अचूक हथियार है। जनसभा में उमड़ी लाखों की भीड़ इशारा है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर किस तरह से आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस असमंजस में नजर आ रही है। पहले से पस्त पड़ी कांग्रेस को अमित शाह की इस जनसभा ने और तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस फॉर्म में चल रही थी, कई मुद्दों के जरिए सरकार को घेरती रही, लेकिन अब हरिद्वार में हुई जनसभा ने कांग्रेस के माथे पर बल ला दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज से दिल्ली हाईकमान पूरी तरह से संतुष्ट और खुश नजर आ रहा है। इसका प्रमाण गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। हरिद्वार में अमित शाह जनसभा के लिए पहुंचे तो उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की और एक बार फिर से उनकी पीठ थपथपा गए। रिपोर्ट देखिए। अमित शाह ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई। धामी के काम से शाह हुए खुश। अमित शाह ने सीएम धामी की जमकर तारीफ। उत्तराखंड के विकास के 9 साल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश हित में फैसले ले रहे हैं, बड़े और कड़े कदम उठा रहे हैं और सीएम धामी की रिपोर्ट कार्ड से दिल्ली हाईकमान खुश नजर आ रहा है। और इसका प्रमाण उस समय मिला जब हरिद्वार जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर सीएम धामी की पीठ थपथपाई और धामी के कामकाज की जमकर तारीफ की। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल, ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात 4 गुनी गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं अमित शाह की रैली में जुटी भीड़ ने नया रिकॉर्ड बना डाला। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ा। कार्यक्रम में अमित शाह को सुनने और देखने के लिए करीब 1,50,000 से अधिक लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ये भीड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिछले रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। इससे पहले राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, उस समय करीब 1,30,000 लोग पहुंचे थे। हरिद्वार में इस बार उससे भी अधिक भीड़ पहुंचने से ये उत्तराखंड के राजनीतिक आयोजनों में नया रिकॉर्ड माना जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम से पौड़ी सांसद अनिल बलूनी की दूरी भी खूब चर्चाओं में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अनिल बलूनी ने कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई, आखिर वो अमित शाह के इस जनसभा कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि खुले मंच से अमित शाह पार्टी में अंतर्कलह की खबरों पर भी विराम लगाने का काम करते नजर आए और सीएम धामी की जमकर तारीफ की, उनके कामकाज की खूब सराहना हुई। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता हरिद्वार पहुंचे। हाथों में तख्ती लिए ज्योति रौतेला ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती हुई नजर आई। हालांकि पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को कार्यक्रम स्थल से पहले ही रोक लिया। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर निशाना साधा है। काजी निजामुद्दीन ने रिपोर्ट के आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। क्या क्या आरोप लगाए हैं कांग्रेस के विधायक ने, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस विधायक ने आंकड़ों पर उठाए सवाल। काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरा। उत्तराखंड के मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर निशाना साधा है। काजी निजामुद्दीन ने रिपोर्ट के आंकड़ों को सच्चाई से बिल्कुल दूर बताया। बता दें कि सरकार की तरफ से जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई है, इसे लेकर कांग्रेस विधायक ने सरकार को जमकर घेरा।
कांग्रेस विधायक ने कहा कि विपक्ष के डर की वजह से सत्र से पहले रिपोर्ट जारी कर दी गई। सदन में विपक्ष आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े करता है, इसीलिए पहले ही रिपोर्ट जारी कर दी गई। सदन चलाना जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष सहयोग करता है। विपक्ष अगर अपनी कोई बात कहना चाह रहा है, विपक्ष कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उसको सुनना जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। हम नियमों को के अनुकूल कोई बात अगर उठा रहे हैं तो उनको हमारी बात को सुनना चाहिए। अब रहा सवाल कि 4 दिन चलाने की, तो आपने पहले ही नियत जारी कर दी, आपने इस नियमावली को पहले ही उठाकर एक तरफ रख दिया। वहीं काजी निजामुद्दीन ने कहा कि रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में तरक्की हो रही है। अगर ऐसा है तो पलायन रुक क्यों नहीं रहा? अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एसडीजी में उत्तराखंड को अच्छे पायदान पर रखा जा रहा है, तो एक सवाल तो बनता है कि फिर उत्तराखंड प्रदेश में पलायन क्यों? ये घोस्ट विलेजेस क्यों बनते जा रहे हैं? काजी निजामुद्दीन ने कहा कि एक तरफ सरकार मानव विकास इंडेक्स से बड़े बड़े दावे पेश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून की हवा दूषित होती जा रही है। साल 2018 में AQI का आंकड़ा 604 के पार पहुंच चुका था, लेकिन आज बड़े बड़े अधिकारी और सरकार के मंत्री और विधायक बिना फिल्टर किया हुआ पानी पी नहीं सकते, मानव विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बता दें कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें पर्यटन क्षेत्र हो या फिर आम आदमी की इनकम के बाद आंकड़े खुश कर देने वाले ही सामने आए। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धरातल से आंकड़े बिल्कुल अलग है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गैरसैंण में होने जा रहे बजट सत्र को लेकर सभी विधायकों ने तैयारी कर ली है। देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाते हैं। विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जो उनके मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को सरकार गंभीरता से लेती है और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करती है। ये हमारी पार्टी के किस विधायक ने क्या बयान दिया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। और देखो, गैरसैंण में पार्टी ने सरकार ने सत्र आयोजित किया और सब लोग गैरसैंण जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है हमारी सरकार जो है गैरसैंण में सत्र आयोजित करती है और इस बार का जो वित्त सत्र है जो है गैरसैंण में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर सभी विधायक अपनी जो है विधानसभा से रिलेटेड जो प्रश्न उनको उठाते हैं और सभी विधायक चाहे सत्ता दल के हो चाहे विपक्षी हो, सभी लोग अपनी विधानसभा के मुद्दों को विधानसभा सत्र में उतारा। महत्वपूर्ण सत्र है विधानसभा का वित्त सत्र। उत्तराखंड का जो वित्त सत्र वहाँ पर होने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। बता दें कि 2026 से पहले हेली सेवाओं को लेकर यूकाडा की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 8 से 9 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं देने को तैयार है। यूकाडा के CEO डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि हेली सेवाओं को लेकर टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेली टिकट की बुकिंग IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही की जाएगी। शटल सर्विस को लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में, और इसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है वो 9 हेलीपैड्स के लिए करती है और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heliyatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पे हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है, टिकट्स इशू किए जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पे भी हमारा एक कंट्रोल रूम और एक ग्रुप उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर इसमें एक्टिवेटेड रखता है। इसके साथ ही तीर्थ यात्रा को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने भी कई बदलाव किए हैं। अब यात्रा पर संचालित होने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्री और चालकों की जानकारी के साथ ही टूर ऑपरेटर या वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था से अब ऑपरेटर की जिम्मेदारी सीधे तय होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। इस बार जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 है उसको हम लोग और ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए हमने जो हमारा ट्रिप कार्ड जो जारी करते हैं उसमें जो ओनर होगा और जो हमारा गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसकी डिटेल उसमें रहेगी, लाइसेंस डिटेल उसमें रहती है लेकिन फ़ोन नंबर भी रहेगा, जिससे अगर किसी को कोई बात कहनी है या अगर कुछ शिकायत करनी है तो उस तक पहुंच सके।
साथ ही इस बार हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई जैसे जाम की स्थिति होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो जो मोबाइल नंबर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होगा ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड में, हम उस पर SMS के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन भी भेज सकें। देहरादून नगर निगम की तरफ से रायपुर थाना रोड पर बनाए जा रहे शहर के पहले फूड कोर्ट डेस्टिनेशन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि फूड कोर्ट जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जहां न केवल शहरवासियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए एक ही सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आकर्षक फूड स्पेस होगा। और यहां 31 दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का स्वाद आप एक ही स्थान पर ले सकेंगे। जो भारत सरकार के ही द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि विभिन्न शहरों में 100 ऐसे फूड पार्क्स बनाए जाने हैं, जैसा कि इंदौर में भी 56 दुकान की तर्ज पर बनाया गया है। उसी के क्रम में इस कार्य योजना को शुरू किया गया और इसमें स्थल चयन करते हुए बोर्ड से ही इसको अप्रूव कराते हुए अब इसमें कार्य लगभग कंप्लीशन की ओर है। इसमें रफली 32 शॉप्स क्रिएट होंगी, जिनको फूड वेंडर्स के लिए ही डेडिकेटेडली अलॉटमेंट किया जाएगा टेंडर प्रोसेस से। और निश्चित रूप से क्योंकि ये रायपुर रोड पर स्थित है, इसमें काफ़ी अच्छा फुटफॉल एक्सपेक्टेड है और इससे जो ट्रैफिक कंजेशन होता है फूड वेंडर्स की वजह से, उसमें भी काफ़ी ईज़ होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को अब क्योंकि पूरा कर लिया जाने की उम्मीद है विदिन 15 डेज, तो इसकी टेंडर प्रोसेस और अलॉटमेंट के लिए भी नगर निगम प्रोसेस शुरू कर रहा है। वहीं ईरान युद्ध के चलते लाखों भारतीय गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। नैनीताल जिला प्रशासन ने खाड़ी देश में फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि नैनीताल जिले के अलग अलग हिस्सों में अभी तक 250 से अधिक लोगों के अलग अलग देशों में होने की जानकारी सामने आई है, जिनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इस समय जो सिनेरियो बन रहा है, उसको लेके हेल्पलाइन नंबर केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जारी हुए हैं। तो जिनके परिजन वहाँ फंसे हैं, वो संबंधित वेबसाइट, नंबर्स, मेल वो पब्लिक डोमेन में साझा कर दी गई है। उसके मार्फत वो अपने परिजनों का हालचाल ले सकते हैं। आज भी हमारे समाज में दहेज के लोभी खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन बेटियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ताजा मामला राजधानी देहरादून से सामने आया, जहां शादी के 3 महीने बाद ही दहेज के लोभी पति ने अपनी नई नवेली दुल्हन की हत्या कर दी। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक और बेटी हुई दहेज लोभियों की शिकार। शादी के 3 महीने बाद ही दुल्हन की हत्या। पूरी नहीं हुई दहेज की डिमांड तो पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। इस तस्वीर में नजर आ रही दुल्हन के चेहरे पर आई इस मुस्कान को देखिए। इसकी मुस्कान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी शादीशुदा और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ये कितनी खुश थी। लेकिन इसे क्या पता था कि जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की इसने कस्में खाई है, उसी ने इस दुल्हन की जिंदगी छीन ली। मामला है देहरादून का, जहां शादी के 3 महीने बाद ही कहकशा नाम की इस महिला की हत्या कर दी गई। और हत्या भी किसी और ने नहीं, बल्कि इस तस्वीर में नजर आ रहा शख्स जो इस महिला का पति है, उसी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वजह वही दहेज, जिसके लालची और लोभी लोग आज भी समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला के मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि दहेज में 50 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, कल सलमान आसिफ जो कि रुद्रप्रयाग से रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर थाने नेहरू कॉलोनी पर दी गई। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके सिस्टर है श्रीमती कहकशा आलम, जिनकी कि 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम, जो कि यहाँ नेहरू कॉलोनी रिस्पना कॉलोनी के रहने वाले थे, नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के, उनसे शादी हुई थी। और उनके द्वारा जो है उनको इंद्रेश अस्पताल में 3 तारीख की रात्रि को इंद्रेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा इसमें, क्योंकि शादी को 7 वर्ष से कम का समय हुआ था, तो इसमें जो डाउरी डेथ है हमारा धारा 82 BNS के तहत इसमें FIR पंजीकृत किया गया है। उसमें उनके पति को और उनके जो सास ससुर हैं और देवर वगैरह हैं, उनको नामजद किया गया है।
पुलिस ने उनके जो हस्बैंड है शाहबाज आलम, उनको हिरासत में ले लिया और उनसे इस संबंध में जानकारी की जा रही है। मृतका का जो है वो पंचायत में भर दिया गया है और बॉडी का पीएम करवाने के उपरांत उनके परिजनों के सुपुर्द में कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कहकशां आलम की शादी 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था। परिजनों का कहना है कि 18 फरवरी 2026 की रात कहकशां ने अपने भाई को फोन कर बताया था कि उसके ससुराल वाले सहस्त्रधारा रोड पर प्लॉट खरीदने के लिए 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। 3 मार्च 2026 को सुबह करीब 11 बजे कहकशां ने अपने भाई को फोन किया। उसने बताया कि पति, सास, ससुर, देवर और ननद पैसे की मांग को लेकर काफी गुस्से में है और उस पर दबाव बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने 1 सप्ताह पहले ही कहकशां को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच ली थी। 3 मार्च को कंबल से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद आरोपी पति खुद उसे अस्पताल ले गया। बता दें कि आरोपी सरकारी अस्पताल से अनुबंध एक लैब में नौकरी करता है। पुलिस ने जब आरोपी पति शहबाज से पूछताछ की तब उसने बताया कि उसे पत्नी पसंद नहीं थी और वो कम पढ़ी लिखी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में गहनता से पुलिस जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं किच्छा की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 5 करोड़ रुपए की लागत से नए विद्यालय भवन के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़ ने स्कूल पहुंचकर भूमि पूजन किया और धामी सरकार का आभार भी उन्होंने जताया है। नए स्कूल निर्माण से छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, कक्षाओं की कमी की समस्या भी दूर हो जाएगी। एक लंबे समय में नए भवन के निर्माण की मांग की जा रही थी और आवश्यकता भी थी इसकी। वो इसलिए आवश्यकता थी कि यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कक्षा कक्ष है नहीं। तो मैं तो एक नया GGIC चाहता था यहाँ पे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि नया GGIC तो हो नहीं पाएगा, भविष्य में देखेंगे। और आप जो है यहाँ पे अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवा लें, तो अतिरिक्त कक्षा कक्ष यहाँ पे बनेंगे। एक उसके अंदर ही ऑडिटोरियम होगा, हॉल होगा बच्चों के लिए, कार्यक्रमों के लिए, एक भव्य इमारत बनेगी नई। वहीं नैनीताल के राजस्व विभाग में लापरवाही और अनियमितताओं के मामले में जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कानूनगो का डिमोशन किया है। दरअसल नैनीताल तहसील में तैनात कानूनगो भूपेश चंद और अर्जुन बिष्ट पर निजी व्यक्तियों से राजस्व अभिलेखों का कार्य किए जाने के आरोप थे, जिस पर SDM की जांच चली, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। विगत समय में जनपद नैनीताल में उच्चाधिकारियों के औचक निरीक्षण में ये तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा प्राइवेट पर्सन से रेवेन्यू के काम करवाए जा रहे थे। रजिस्ट्रार कानूनगो का पद काफ़ी सेंसिटिव होता है और जो राजस्व प्रकृति के मामले होते हैं, वाद होते हैं या उनकी एंट्रीज होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, वो ऑथराइज्ड आदमी ही कर सकता है। तो उसके लिए जो हमारी भूलेख नियमावली है उसमें रजिस्ट्रार कानूनगो उसके लिए अधिकृत है और अगर ये पावर्स किसी प्राइवेट आदमी को दिया जाए तो उससे जो हमारे सरकारी दस्तावेज हैं उनकी शुद्धता और विश्वसनीयता खतरे में आती है। वहीं रामनगर पालिका में 61 ठेकों में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगा है। शिकायत में कहा गया है कि कम दर वाली निविदाएं निरस्त कर दोबारा टेंडर निकालकर चहेते ठेकेदारों को काम दिया गया। बता दें कि पशुपालन पंजीकरण के ठेके और G20 के दौरान डिग्री कॉलेज के पास हुए विकास कार्यों में भी अनियमितता पाए जाने की आशंका जताई गई। मामले में ADM शैलेंद्र नेगी ने रामनगर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आई है। ये नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताएं हैं। तो एक मामला तो 61 ठेकों का है। 61 ठेकों की निविदाएं मंगाई इन्होंने, नगर पालिका ने, फिर वो निविदाएं निरस्त कर दी क्योंकि वो कम रेट पर आई थी। फिर उन्होंने दोबारा से टेंडर निकाले, अखबारों में छपवाए, फिर निविदाएं मंगाई और वो अपने अपने चहेतों को ठेके दिए गए। 61 ठेकों वो बंदर बाट हो गई उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। एक तो वो मामला था। एक मामला था जो यहाँ तहबाजारी पशु पंजीकरण का मामला है, उसके ठेके में भी बहुत गड़बड़ी हुई। ठेकेदार ने खुद कहा कि मैं 75 लाख का ठेका ले रहा हूँ और इन्होंने
उसको 55 लाख में दिया। हाँ, ये अरविंद कुमार जी हैं, ये रामनगर के निवासी, उनके द्वारा एक शिकायत शासन में की गई और वहाँ से जो है एक जांच कमेटी बनाने का होगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारी अध्यक्षता में जो गठित की गई है उसके संबंध में हम आज आए थे और अरविंद कुमार जी को भी और जो नगर पालिका उनको हमने आज ही पुनः पहले से नोटिस दिया था, फिर एक दोबारा जो है जो अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए हमने फिर दे दिया है। इनको समय दिया गया है, इन्होंने समय चाहा है, तो उसके बाद जो है इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली से नैनीताल घूमने आई महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म के प्रयास और लूटपाट के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 5 मार्च की रात को जो है ये घटना हुई थी और घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। वहीं आरोपी के पास से पीड़िता का मोबाइल और टैक्सी भी बरामद कर ली गई है। हमारे पास 2 प्रकार के काम करने का चैलेंज था। सबसे पहले तो पीड़िता का मदद करना, पीड़िता का जो है नियमानुसार, जो विधिक नियमानुसार जो है उसका बयान रिकॉर्ड करना, घटनास्थल का निरीक्षण कराना, वो सब हम ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से हमने कराया है। और जो है साथ साथ ही तत्काल मेडिकल करना, एज़ पर विधिवत रूप से मेडिकल कराना, और साथ ही एक हाथों हाथ एप्लीकेशन लेकर उसके साथ जो बीता हुआ है उसका रिटर्न एप्लीकेशन लेकर विधिक कार्रवाई करना एक तरफ चल ही रहा था। दूसरी तरफ हमारा सारे थाने का, विभिन्न थानों का रूट पर पड़ने वाले सारे थाने का फोर्स और स्पेशलाइज्ड टीम्स, सीसीटीवी का टीम्स ने भी लगे, सीओ नैनीताल और सभी सीनियर ऑफिसर्स इस पर इन्वॉल्व हो गए। हम सब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो दूसरा टीम जो मैनुअल टेक्निकल सर्वेलांस के माध्यम से सीसीटीवी को ट्रेस करते करते गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। गाड़ी का नंबर के बाद जो है टेक्निकल के माध्यम से उस व्यक्ति को भी ट्रेस आउट कर लिया। जो अभियुक्त ड्राइवर था, आरोपी जो हैवान ड्राइवर था, वो जो है मिस्टर दीपक बोरा पुत्र नंदन बोरा, निवासी फतेहपुर थाना मुकानी हल्द्वानी है, 39 ईयर्स का आदमी है। तो वो जो है पाइंस भवाली रोड पर वो पकड़ा जाता है। रुड़की की प्राण कलियर की बेटी फेरोज फातिमा ने यूपीएससी में 708वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बता दें कि फेरोज फातिमा के पिता इकबाल अहमद पेशे से ट्रक ड्राइवर है। वहीं घर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पूरे इलाके में जश्न का माहौल देखने को मिला। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज तक आपको जाहिर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। इतने मैंने अपने 8 साल इसमें प्रॉपर दिए हैं। मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की। पहले मैंने अकेडमी से एडमिशन लिया था, वहाँ मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की है। उसके बाद मैं दृष्टि से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मतलब अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार में मैंने ये प्रयास किया है। इसके साथ ही रुड़की के इकबालपुर में भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट की ओर से विधवा महिलाओं को ईद की किट वितरित की गई है। ट्रस्ट के संस्थापक ने बताया है कि वो कई सालों से जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी वो इस तरह से अपनी सेवा जारी रखेंगे। वहीं ग्राम प्रधान मोहम्मद एजाज ने इस पहल की सराहना की है। भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हमने जो 300 किट बनवाई है। जो हमारी बेवा बहनें हैं और लाचार मजबूर है, उनको मैंने ईदी देने का काम किया है। ये जो है हमारे पूरी टीम के जितने भी साथी हैं इस सहयोग में, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट की ओर से आज यहाँ पर जो गरीबों को, जो जरूरतमंद है रमजान के माह में, उन लोगों को ये राशन वितरण किया जा रहा है और ये बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया भी है। और हर साल इसी माह में ऐसे ही जो है ना, हर बार ये किट का वितरण किया जाता है। वहीं रुद्रपुर के सुप्रसिद्ध शुगर स्पेशलिस्ट एमडी मेडिसिन और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के प्रोफेसर रहे डॉक्टर अभिषेक गुप्ता को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किया। बता दें कि डॉक्टर अभिषेक गुप्ता रुद्रपुर नैनीताल रोड पर स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां वो हर रोज सैकड़ों शुगर डायबिटीज के मरीज आते हैं और उनका इलाज करते हैं। पूरी क्षेत्र के लिए और समस्त उत्तराखंड के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि मुझे डायबिटीज़ के लिए एक्सीलेंस इन डायबिटीज़ केयर अवार्ड एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया, जो कि खुद भी एक MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हैं और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं सरकार के, जैसे एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और PMO के इंचार्ज हैं और मिनिस्टर हैं। तो ये जो अवार्ड मिला है मुझे, ये जो मैं कई सालों से डायबिटीज़ के प्रति अपना काम कर रहे हैं, उसकी जागरूकता के लिए हम काम करते हैं, डिफरेंट कैंप्स लगाते हैं। और जो मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं डायबिटीज़ में, जो मैंने काफ़ी रिसर्च किए हैं, जो कि कई नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित भी हुए हैं। और डायबिटीज़ को लेके जो भी लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, हम लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं और उसका लाभ हम आम जनता तक पहुँचा रहे हैं।
प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में लाखों लोगों की भीड़ को किया संबोधित। 1100 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री धामी की थपथपाई पीठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार से फूका चुनावी बिगुल। कहा 27 में तीसरी बार बीजेपी लहराएगी जीत का परचम। भरे मंच से विपक्ष पर किए वार। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर माननीयों के सवाल तैयार। विधायक विनोद कंडारी बोले, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे जनप्रतिनिधि। हर सवाल का जवाब देगी सरकार। और चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। परिवहन विभाग ने किया वाहनों में ट्रिप कार्ड लगाना अनिवार्य। यूकाडा का सुरक्षित हेली सेवाओं पर फोकस।